डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अलग अलग रोचक सेगमेंट्स के जरिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों, तकनीकों और योजनाओं की जानकारी लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए अब महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते हैं मंत्रालय से। नेशनल ऑयल सीड्स मिशन कृषि मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में क्या कुछ खास है, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो का, जहां से हमें ये जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के उपायुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना होगा, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने नेशनल ऑयल सीड मिशन को लागू करने का प्रण लिया है और यह शीघ्र ही भारत में लागू हो जाएगा। इसमें 10,103 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए, नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए। इसमें सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली और तिल को विशेष तौर पर रबी फसलों के रूप में लिया गया है। इसका कारण यह है किसान भाइयों, क्योंकि इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा बीज में ज़्यादा होती है, तो जिसके तेल की प्रतिशत ज़्यादा मात्रा उसको ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, जिससे कि उत्पादन हमारा शीघ्र ही बढ़ सके। और इस मिशन में सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। इसका लक्ष्य जो है वो जो आगामी 6 साल में यानी 2031 तक 79% तिलहन का उत्पादन बढ़ाने का है। साथ ही 39 मिलियन टन जो उत्पादन आज की तारीख में हो रहा है उसको 69.7% तक ले जाना है 7 साल में। और ये सभी लोग मिलकर करेंगे। इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी रहेगी, रिसर्च भी रहेगा और एक्सटेंशन वर्कर भी रहेंगे, विश्वविद्यालय रहेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रहेगा। सभी लोग मिलकर एक अप्रोच लेंगे। इसमें जीनोम एडिटिंग का भी बजट में उसमें प्रावधान किया गया है। तो जीनोम एडिटिंग सीड के लिए होगा, वैरायटीज़ के लिए होगा, पर अकेले उससे ही कुछ नहीं होगा। सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड रूप से हम लेकर चलेंगे। आइए अब कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित पूसा में अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। अनुसूचित जाति उप योजना के तहत ग्राम प्रधानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रबी सीजन की फसल प्रबंधन में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्राम प्रधानों को अपने अपने क्षेत्रों में रबी फसल उत्पादकता, आय विविधीकरण और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि तकनीक प्रदान करना था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 150 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्र नाथ पडारिया, IARI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर SK लाल, डॉक्टर अंचल दास एवं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रविंद्र नाथ पडारिया ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आज अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत संपर्क किसान एवं ग्राम प्रधानों के उन्मुखीकरण तथा तकनीकी प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना इस तरह से चलाई जा रही है ताकि समाज में वो वर्ग जो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाया, उनके कौशल विकास, उनके तकनीकी विकास और खेती के माध्यम से उनके जीवन को कैसे खुशहाल बनाया जा सके, इस पर पूसा संस्थान भी सक्रिय होकर के कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज किसानों को और ग्राम प्रधानों को ये बताया गया कि इस उपयोजना का उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ इस उपयोजना के अंतर्गत किसानों के लिए जो लाभार्थी का चयन है किस माध्यम से किया जाए
ताकि उनको बीज हो चाहे कृषि के संबंधित उपकरण हो वो उनको दिया जा सके ताकि उनकी खेती की शैली में बदलाव हो सके। आज हमारे वैज्ञानिकगण ने किसानों को रबी के जो आने वाले फसल होंगे उसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भी अनुरोध किया। साथ ही साथ गेहूं सरसों के बारे में कैसे उन्नत ढंग से खेती करें उस पर जानकारी दी। उन्नत प्रजाति का हो चाहे जीरो टिलेज के संबंधित खेती की प्रणाली हो, चाहे जल सुरक्षा की बात हो, पर्यावरण सुरक्षा की बात हो, अपनी मृदा का जांच कैसे कराएं, उसकी उर्वरकता कैसे बढ़ाए रखें, कंपोस्टिंग कैसे करें, साथ ही साथ कीट और रोग की व्यवस्था कैसे करें ताकि कम से कम हमें जो रासायनिक चीज़ें हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। इन सभी चीज़ की जानकारी किसान भाइयों को दी गई। इस अवसर पर डॉक्टर SK लाल ने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अनुसूचित जाति उपयोजना हमारे 9 राज्यों में चल रही है और इसमें करीब 200 गांव जुड़े हुए हैं और अब तक अगर हम माने तो करीब 1.5 से 2 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। और इस योजना के तहत हम उन्नत किस्मों के उत्तम बीज किसानों को देते हैं। उसके अलावा जैसे कृषि यंत्र हैं जिसमें फावड़ा, दरांती, खुरपी और स्प्रे मशीन, इस तरह के यंत्र भी दिए जाते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी लघु और सीमांत किसान हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं उनको हम आर्थिक सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर उठा चुके हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। जब भी किसी फल या सब्जी का सीजन होता है तो एकाएक बाजार में आवक बढ़ जाती है और इससे उस कृषि जिन्स के भाव घट जाते हैं और किसानों को नुकसान भी कई बार उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसानों के पास विकल्प है पॉली हाउस में खेती को चुनने का, क्योंकि इसमें लाभ ये होता है कि किसान बेमौसम फल सब्जियां ले सकते हैं और साथ ही इसमें रोग कीट की आशंकाएं भी कम रहती है, फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। पॉली हाउस में खेती के लिए किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में टमाटर की मांग साल भर बनी रहती है। प्रधानमंत्री इसे टॉप फसलों में शुमार कर चुके हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन्स का भी हिस्सा है। ज्यादा मांग की वजह से ही इसकी खेती आर्थिक रूप से काफी सुरक्षित मानी जाती है, यानी टमाटर कमाई वाली फसल है। लेकिन ज्यादा धूप, तेज हवा, अत्यधिक बारिश, ओले या मौसम दूसरे हमले इस फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीटों और बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इसकी वजह से किसानों को फसल में कीटनाशकों और दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। इससे न सिर्फ लागत बढ़ जाती है बल्कि गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है, जो महंगी फसलों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें मौसम की मार से बचाता है। टमाटर की खेती के लिए हल्की बलुई या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पॉली हाउस के अंदर खेत तैयार करने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पौधों को रस्सी से बांधकर सहारा देना चाहिए। बसंत और गर्मियों के दिनों में 4 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है। आम मौसम में हर 10 दिन पर पानी दे सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इंतजाम करें। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी। पॉली हाउस चूंकि बंद संरचना है, इसलिए बारिश होने पर जल भराव की समस्या नहीं आती। टमाटर में रोपाई के पहले 4 हफ्तों के दौरान निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पॉली हाउस में चूंकि वातावरण नियंत्रित होता है, इसलिए पैदावार भी खुले खेत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा आप साल भर टमाटर की फसल ले सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पॉली हाउस सामान्य खेती के मुकाबले 4 गुना ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। इसी
इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे पशुओं में गट हेल्थ और पोषण की महत्वता की। पशुपालन क्षेत्र में गट हेल्थ और पोषण की महत्वता अत्यधिक है। यह केवल पशुओं के स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे कृषि परिस्थितिकी तंत्र और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। गट हेल्थ से तात्पर्य है कि पशुओं की आंतों में माइक्रोबायोम का संतुलन, आंत की अखंडता, पाचन क्षमता और प्रतिरक्षा कार्य का समुचित होना आवश्यक है। स्वस्थ गट न केवल पोषक तत्वों के अधिकतम अवशोषण को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छी गट हेल्थ वाले सुअरों में संक्रामक रोगों की दर 40% तक कम पाई गई है। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर भी गट हेल्थ का प्रभाव होता है। गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से आंतों का स्वास्थ्य मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करता है, जिससे पशुओं में तनाव प्रतिक्रिया और मूड पर सकारात्मक असर पड़ता है। पोषण का सही होना गट हेल्थ का अभिन्न अंग है। संतुलित आहार, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और फाइबर का सही अनुपात पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, डेयरी गायों के लिए आहार में 16 से 18% क्रूड प्रोटीन और 28 से 30% NDF होना आदर्श माना जाता है। इसलिए पशुओं की गट हेल्थ और पोषण में सुधार के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, स्वच्छता, तनाव प्रबंधन और व्यायाम पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके माध्यम से न केवल पशुओं की उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होगा। यह विस्तृत विश्लेषण पशुपालकों, पशु चिकित्सकों और कृषि वैज्ञानिकों के लिए गट हेल्थ और पोषण के महत्व को समझने में मदद करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां
इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब बारी है मिलने की हमारे सफल किसान से। तो आइए नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर और देखते हैं कृषि स्टार्टअप। वो समय बीत गया जब कृषि क्षेत्र को घाटे का सौदा माना जाता था। अब कई ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जो मेहनत और लगन के बल पर और साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर खेती किसानी में कुछ नया कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। इसके साथ ही अपनी जिंदगी संवारने के साथ दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक सफल किसान से। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहाँ जहाँ ईख पैदा होती है वहाँ ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पेराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं जिन्हें रस से अलग करना बहुत जरूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला। गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। केवीके वालों से मदद मैं उत्थे ट्रेनिंग की जो ना मैं सानू बाहर भी घल्लिया, लखनऊ सीधा भी घल्लिया सानू ट्रेनिंग देन भी आ जो बरीकियां इहदे बारे किद्दां करना, की करना, किन्ने नूं तापमान ते लाउणा, किहड़ी चीज़ नाल आपां जी सफाई कर सकदे आ। गन्ने दी भी आ डॉक्टर गुलजार सिंह जी ने उन्होंने सानू भी दस्सिया जी इस तरीके नाल बीजो जे जहर तो वध साडे इत्थे भगत पूਰਨ सिंह पिंगलवाड़ा जी अंमृतसर धीरकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲੇ ਆ ਉਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰॉप ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਦੀ खेती ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4000 करोड़ से भी अधिक थी। तो ये थी सफल किसान की दास्तान। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। बिहार सरकार ने बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है जिसमें किसानों को 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना उन किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो बकरी पालन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। इस योजना के तहत किसान 20 से 100 बकरियों तक का पालन कर सकते हैं। सरकार इस परियोजना के लिए होने वाले खर्च का 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी, जबकि शेष राशि किसानों को अपने संसाधनों या बैंक आर्न के माध्यम से जुटानी होगी। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे लगान रसीद या लीज एग्रीमेंट की जरूरत होगी। बकरी पालन से न केवल किसानों को आर्थिक लाभ होगा, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और ग्रामीण विकास को सशक्त बनाना है। अगर आप भी बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसान बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आइए अब कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रुख करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहां किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 4 सेंटीमीटर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश में किसान उड़द की फसल में पत्ती धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए ऐसे संक्रमित पौधों को खेतों से दूर फेंक दें। यहां संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए किसान जहरीला चारा बोतल में भरकर बागों में लटका दें। असम के किसान साली धान को पत्ती मोड़क के प्रकोप से बचाने के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। असम में किसान आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, सिंधुरी और कुफरी मेघा जैसी किस्मों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, नोल खोल, बैंगन और टमाटर के पौधों का रोपण कर लें। इनके लिए जमीन तैयार करते वक्त इनके खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। मेघालय के किसान बाजरा को ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मेघालय में किसान अदरक और हल्दी के खेतों में पानी जमा न होने दें। मेघालय के किसान खीरा, कद्दू, लौकी और करेले की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। यहाँ इस मौसम में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जा सकते हैं। मेघालय के किसान अमरूद के पके फलों की तुड़ाई भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसानों को कृषि कार्य के लिए उचित समय पर और पर्याप्त धनराशि मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की योजना, जिसमें किसानों को बेहद ही आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं केसीसी के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं।
जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ कृषि दर्शन में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।